संभल में अंतिम चरण सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। रामनवमी पर हो सकता है इस चौकी का काम पूरा और उद्घाटन हो सकता है। तो अंतिम चरण में इस पुलिस चौकी का कार्य चल रहा है। बहुत ही तेजी से बना दी गई है पुलिस चौकी। अब रामनवमी पर इस पुलिस चौकी के उद्घाटन को लेकर चर्चा की जा रही है। सुनील कुमार और जानकारी देंगे। सुनील कुमार, क्या पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है और रामनवमी पर उद्घाटन होने जा रहा है इसका? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी चर्चित पुलिस चौकी है, जहां कानून व्यवस्था के मद्देनजर संभल हिंसा के बाद पुलिस महकमे ने इस पुलिस चौकी का निर्माण शुरू किया था। वहीं पुलिस चौकी में लगातार काम जारी है। जहां पर अगर बात की जाए तो ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम भी ऑपरेट होगा। 2 मंजिली चौकी बना दी गई है। चौकी तैयार है, ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया है, पेड़ लगाए गए, तमाम सारे काम है। वहीं अब पिछले कुछ दिनों से पुलिस चौकी के निर्माण में बेहद तेजी आई है। हालांकि ये छिटपुट काम रह गया है, फर्श वगैरह का काम रह गया है। समझा ही जा रहा है रामनवमी में इस पुलिस चौकी का उद्घाटन हो सकता है। हालांकि अधिकारी अभी इस संबंध में ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है, कैमरे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन समझा ही जा रहा है कि इस संभल के पुराने नाम सत्यव्रत नगर के नाम पर ये बनी पुलिस चौकी का रामनवमी पर उद्घाटन हो सकता है। जी, शुक्रिया आपका सुनील कुमार जानकारी के लिए। और संभल से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसपी के सांसद के मकान की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। 2 सदस्यीय कमेटी ने एसडीएम को सौंपी है जांच रिपोर्ट। अवैध निर्माण की कमेटी ने की है पुष्टि। 5 अप्रैल को होगा फैसला। सांसद जियाउर रहमान बर्ग का अवैध मकान का ये मामला, जिस पर रिपोर्ट तैयार करके सौंप दी गई है। बढ़ते आगे, सीतापुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक में आग लग गई। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। शव को कब्जे में लिया गया है। रामपुर में शराब की दुकान के सेल्समैन से 1,26,000 रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 3 लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट के बाद सेल्समैन की डंडे से पिटाई कर दी गई है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल सेल्समैन को अस्पताल में भर्ती कराया। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर थाने में तैनात एक सिपाही पर महिला ने उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के बाद कोर्ट के सामने यहां आदेश पर सिपाही पर SC/ST एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में सिपाही के साथ ही एक अन्य महिला पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला अकबरपुर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। आरोपी सिपाही प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद अब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई ओवैसी के साथ कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन को खारिज किया। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। करीब 60 सांसदों के भाषण और 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद संसद से देर रात इतिहास रचने वाला ये बिल पास हो गया। दोपहर 12 बजे शुरू हुई डिबेट रात 12 बजे तक चली है।
फिर अगले 2 घंटे तक ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग का दौर चला है। आखिर में वही हुआ जिसका आंकड़े पहले से ही इशारा कर रहे थे। बिल पास होने के बाद साथी मंत्रियों और सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई दी। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्षवा खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी। आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा में इस पर चर्चा की जानी है। वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने खुशी जताई है। इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद दिया उन्होंने। सुनिए क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। और ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी के सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया है वो सब असंवैधानिक है। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्हें इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। बहस के दौरान किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जमकर सुनाया और पूछा कि आखिर इस बिल में क्या है ऐसा जिसे बार बार असंवैधानिक कहा जा रहा है। नीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है? जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम
शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश को टुकड़ा होना चाहिए, ये नारा लगाने वाले का समर्थन करना यह कहां तक जस्टिफाई करता है। इंडियन स्टेट से लड़ेंगे जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसा तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया, तो वहीं अखिलेश के योगी वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि योगी यूपी में रिपीट होंगे, बीजेपी अभी थर्ड टर्म पर है, आगे की भी सरकार बनाएगी। सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सीधा है। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। अखिलेश पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जमकर वार किया। इससे पहले लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी दलीलें पेश की गई।
किसी ने कहा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, किसी ने इसे मुसलमानों का हक छीनने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि ये सरकार की मनमानी है। लेकिन सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बिल को समझने के बाद विरोध करने वालों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये बिल और इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है, आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो, और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को बैठते थे और यहाँ से अपनी सिंपैथी जीतकर